डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय नंबर 3 हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अध्याय 1 और अध्याय 2 ऑलरेडी करा दिए हैं और इसमें हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए अध्याय नंबर 3। और इसमें हम देखेंगे धातु और धातु। और ये जो टॉपिक होने वाला है, जो भी 2024 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं वही हम कराने वाले हैं। और ये केवल 2024 का है जो धातु और अधातु से पूछा गया है। 23 का मैं जल्द ही कराऊंगा। जैसे ही 24 का मैं सारा क्वेश्चन खत्म करूंगा, 23 का भी आपको करा दूंगा। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए, आपका एकदम बेस्ट एग्जाम जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाएंगे, वो भी केवल साइंस से। 90 प्लस अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अनसब्सक्राइब करने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या आप उतना मेहनत किए थे जितना आपको करना चाहिए। मैं तो आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्या आप वीडियो देख रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, या फिर मैं जो नोट्स देने के लिए बोला था उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं? नहीं किए तो इसमें आपकी गलती है। आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो मैं ये नोट्स लिख रखा हूँ यही नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो ये लिख रखा हूँ यहाँ पर यही सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, आपको सब मिलेगा सब। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को देखते हैं, जो कि धातु और अधातु से हमारा रिलेटेड टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि एमसीक्यू से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी स्टार्ट होता है कि एंटी मनी क्या है। एंटी मनी है, एंटी मनी है क्या है एंटी मनी? तो ऑप्शन देखिए और बताइए एंटी मनी क्या है। आपको देखना है ऑप्शन धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है, बताइए। तो याद रखिएगा एंटी मनी जो है उपधातु है। क्या है? उपधातु है। मैं यहाँ पर टिक करा दे रहा हूँ, आप टिक कर लीजिए। ये क्या है? उपधातु, सॉरी उपधातु है, धातु लगा रहे हैं, उपधातु है। ठीक, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो देखिए, अभी इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी। अगर आप सक्रियता श्रेणी समझ जाएंगे, तो सक्रियता श्रेणी अगर समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। तो मैं आपको पहले सक्रियता श्रेणी को ही दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको इस पर हम लाएंगे। तो चलिए पहले सक्रियता श्रेणी को समझिए। जैसे यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में हम देखें, तो सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन से ऊपर जो है लेड है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम, यानी कि जो जिसके ऊपर रहेगा उसको विस्थापित करेगा। मतलब ये है कि अगर पोटेशियम यहाँ पर है और किसी यौगिक में सोडियम है, तो जैसी क्रिया कराएंगे पोटेशियम सोडियम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये क्लियर हुआ? गॉट इट? अब देखिए, अगर आप यहाँ पर कैल्शियम है और कैल्शियम किसी यौगिक में है और इसको क्रिया कराते हैं सोडियम से, तो सोडियम कैल्शियम को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन से जितनी भी नीचे आने वाली तत्व हैं, वो किसी भी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है? तो जो ऊपर तत्व आ रहा है। तो कॉपर नहीं कर सकता है, मरकरी, एजी, एयू, सोना यानी कि सिल्वर, ये सोना और सिल्वर दोनों नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन यही पूछा गया। तो तांबा, तांबा आपका बिल्कुल भी नहीं करेगा। सोना आपका बिल्कुल भी नहीं करेगा। एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो करेगा कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी टिक कर लीजिएगा। पोटेशियम ही आपका क्या कर सकता है? ठंडे जल में जो भी हाइड्रोजन उपस्थित है वहां से हाइड्रोजन गैस को निकाल सकता है। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो देखिए, ठोस अवस्था में कौन सी धातु नहीं होती है? तो वो होती है मरकरी। मरकरी जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, मरकरी। मैं यहाँ पर आपको टिक भी लगा दे रहा हूँ। आप ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। और ये है यहाँ पर मरकरी आपका सही है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कौन है? क्रोमियम तो धातु है और Fe2+2+ ऐसे ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हम ऐसे ही देखें तो हम कह सकते हैं कि 2+ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो धातु ही है, तो धातु है तो Fe भी धातु है। Hg तो ऐसे ही अभी पढ़ेंगे कि धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा क्या होगा? हीलियम। हीलियम क्या है? ये गैस है, अधातु है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु के लिए कौन सा कथन, धातु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, सत्य नहीं है कहा है, नीचे से देखिए। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे आप तार देखेंगे, घर में जो आपका तार लगा है वो तार किसी न किसी धातु से ही बना है, तो उसमें धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये हमारा सत्य है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तभी तो धातु है, तो ये है। धातुएं धनायन बनाती हैं, सिंपल सी बात है यार, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनायन ही बनाएगा ही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो आपको यहाँ पर उपयुक्त ही दिख गया होगा कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, यही ऑप्शन क्या है आपका? गलत है यहाँ पर, ये सत्य नहीं है। मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्बोनेट ऐश को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, सिंपल सी आपको एक चीज बताते हैं, एक चीज समझिए। पहले समझना ये है कि कोई भी धातु होती है वो क्या पूरा करना चाहता है? अपना अष्टक। अगर कोई भी धातु अष्टक पूरा कर लेता है तो किसका रूप ले लेगा? वो ले लेगा अक्रिय का रूप। और अक्रिय का रूप लेने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि अष्टक पूरा करने का मतलब है 8। जैसे पढ़े होंगे कि 2 8 18 32, यानी कि 2 2 8 18 32, ये नियम पढ़े होंगे। तो अष्टक पूरा करना है, अगर 7 है तो 7 इसमें से तो कोई भी नहीं बना पाएगा। अगर 18 बनाना होगा तो भी से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, तो इतना तो लेगा नहीं। अब देखिए सिंपल से जाहिर सी बात है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। आप किसी से कर्ज ले सकते हैं तो कम से कम कर्ज लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेंगे तो आपका ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर एक कर्ज आ गया। कर्ज आ गया यानी कि ऋण आ गया, कर्ज को ऋण ही तो बोलते हैं। यानी कि ऋण आ गया, तो कोई भी धातु पर अगर ऋण आ रहा है तो क्या होगी? धातु नहीं होगी, अधातु होगी। अगर जाहिर सी बात है कि अगर किसी पर चार्ज धन आ रहा है, यानी कि उसके पास अगर धन आ रहा है तो हमेशा ऋण से मुक्त रहेगा, यानी कि किसी से कर्ज लेने की उसे आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उस पर धन चार्ज है। अगर धन चार्ज है तो धातु होगी और ऋण चार्ज है तो अधातु होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया है। यही पूछा गया है कि अगर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व तो क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, लघु उत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन है। कहा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। तो देखिए सिंपल से मैं यहाँ पर इसका लिख कर रखा हूँ, वो पहले समझिए। देखिए अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिनेशन इसका अलग है, लेकिन सक्रियता श्रेणी ही आज की डेट में सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कुछ अलग टाइप से वो डिफाइन होती है। जैसे सबसे पहले हम जो लिखे हैं वो समझा देते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर समझते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी दोनों को कह सकते हैं। यानी कि धातु की यहाँ पर मिस्टेक हो गया, धातु की क्रियाशीलता के
आधार पर एक सूची बनाई गई जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह सूची सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यह सूची सक्रियता श्रेणी, कौन सी सूची? तो ये जो अभी मैं आपको सूची जो दिखाया था ये वाली, यही सूची क्या है? सक्रियता श्रेणी है। अब बात आती है, सर क्वेश्चन में तो कहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए। तो आज के टाइम में थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी के लगभग सेम जोड़ा जाता है। लेकिन अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रॉपर आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं कि इसका क्या होगा, तो वो लिखेंगे कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? तो ये होता है। अब बात करते हैं इस सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग क्या है। तो सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आपको पता है कि सक्रियता श्रेणी के ही अकॉर्डिंग अनुसार हम यह समझ पाते हैं कि कौन सा तत्व किसी यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, यही समझ पाते हैं। ठीक। दूसरा, इस श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ये भी हम समझ चुके हैं। विभिन्न धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में कि कौन सी धातु किससे कितना सक्रिय है। जैसे यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर अगर आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय है, यानी कि ये किसी भी यौगिक में नीचे जितने भी तत्व हैं अगर उपस्थित है उनको आसानी से विस्थापित कर सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय। तो हम तुलना यहाँ कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि सर तुलना तो कर ले रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका इतना ही आंसर आपको लिखना है जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। मिश्र धातु यहाँ पर जैसे कि देखेंगे तो लिखा गया कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो पीतल, कांसा आदि बहुत सारे हैं। तो पीतल यहाँ पर देखेंगे तो पीतल में जो हमारा कॉपर होता है वो 70% होता है। कभी कभी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे पूछ देगा कि पीतल में कॉपर की मात्रा होती है और ऑप्शन दे देगा 30%, 40%, 60%, 70%। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 70% सही रहेगा। इसमें जिंक कितना होता है? 30%। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो तार, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने में किया जाता है। जैसे पीतल का बर्तन देखे होंगे, पीतल का तार भी देखे होंगे, मशीनें जो होती हैं उनमें पुर्जे बनाने में भी किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है कभी कभी पूछ देता है कि जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातु का मिश्रण होता है, और ऑप्शन दे देगा आपका इसमें कॉपर, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कॉपर कितना परसेंट? 50%, जिंक 3.5%, निकिल 15%। उपयोग कहाँ की जाती है? तो बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। आई होप कि यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से डिफाइन किया जाता है। अगर जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सोडियम के लिए कर कर दिखाता हूँ। मैं सोडियम के लिए आपको दिखाऊं तो सोडियम का सबसे पहले पता करिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 11। अब सोडियम 11 है तो इसको दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो कि हम पढ़े हैं कि 2 8, 2 8 कर लिए 10 हो गया, और एक हमारा लास्ट में क्या बचा? एक लास्ट में हमारा क्या बचा? एक बच गया। तो देखिए सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम अष्टक पूरा करना चाहेगा, अक्रिय रूप लेना चाहेगा। कोई भी तत्व अक्रिय रूप तभी ले सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर अष्टक पूरा करे या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा करे। अगर देखिए अगर ये सोडियम चाहे अक्रिय रूप लेना तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो 2 8 8 ये अष्टक पूरा हो जा रहा है।
लेकिन दोस्तों ये बताओ कि ज्यादा कर्ज लोगे तो आपके पास ज्यादा ब्याज देने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि जितना आप कमाए नहीं उतना तो आपको ब्याज में दे देंगे। तो इसलिए आप ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश ना कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर आपके पास 1 रुपये त्यागना ही है तो आप वो किसी को दे दीजिए, त्याग कर दीजिए। मतलब समझिए कि आप अगर 1 रुपये दे रहे हैं तो उस बंदे पर आपका ऋण हो जाएगा, आप किस में होंगे, धन में होंगे, यानी कि आपके पास धन था तो आप दे दिए। तो वही यहाँ पर बात कहा गया है। तो 7 आप ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे अच्छा क्या करेंगे, आप 7 एक को ही त्याग देंगे, एक को ही त्याग देंगे तो 2 8 8 आ गए। अब 2 8 8 आ गए तो ये आपका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं कहा था कि आपको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन बस ये पूछा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है तो सिंपल सा हो गया। तो हम क्या देंगे, जैसे हमारा सोडियम 11 है, सोडियम Na, तो इसका हम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के विन्यास 2881। क्लोरीन 17 था, ये पूछा है हमसे, तो ये हमारा 28, अब देखिए 10 हो गया और 10 यहाँ पर एक हो जाएगा 7, 10 7 17। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो कि हम यहाँ पर समझा देंगे आपको। तो यही हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na परमाणु यानी कि परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 संयुग NaCl बनना समझाइए। ये आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे तो देखिए, सोडियम के लिए हम अभी देखें, सोडियम के लिए अभी देखें तो देखिए मैं ऑलरेडी ये आपको समझा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर रखा हूँ तो यहीं से समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम समझना चाहें तो देखिए ये हमारा क्रिया ऐसे होता है और ये हमारा बना लेता है NaCl। लेकिन NaCl कैसे बनता है वो समझिए। NaCl जो बनता है वो Na प्लस और Cl ऋणायन इन दोनों की संयोग क्रिया के द्वारा हमारा NaCl बनता है। बट बात आती है डियर स्टूडेंट कि Na पर प्लस कैसे आया, Cl पर माइनस कैसे आया, ये तो क्वेश्चन आपके माइंड में भी आती होगी। तो देखिए अभी आपको 11 सोडियम के लिए बताया था कि इसका 11 होता है और इसका हम 2881 करते हैं। तो 1 को त्याग देंगे, हम त्याग कर देंगे तो हमारा 288 बनेगा। अगर त्याग रहे हैं तो आपके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस, यानी कि आपके पास धन की बढ़ोतरी है तभी आप दान दे रहे हैं। ठीक। अब 17 हम बात करें Cl हम देखेंगे तो 2 8 7 देखे थे, लेकिन यहाँ पर अगर 7 आप त्याग रहे हैं तो आप ज्यादा पैसा दान दे रहे हैं, और ज्यादा पैसा दान देने का मतलब कि आप कर्ज में ज्यादा आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो आप किस कम से कम 4 तक तो आप त्याग कर सकते हैं, 4 से अधिक आप त्यागने की क्षमता नहीं रख सकते हैं, ये 4 से अधिक आप त्यागना क्षमता नहीं रख सकते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 17 करोड़ रुपए हैं, 17 करोड़ रुपए तो आप खूब से खूब 10 करोड़ बचाएंगे ना अपने लिए, कि 10 करोड़ 17 करोड़ ही दान कर देंगे, नहीं ना करेंगे। अगर मान लेते हैं कि 7 करोड़ आप दान करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आप नॉर्मल इंसान हैं, आपके पास 17 करोड़ रुपया कहीं से आया है, न तो बढ़ना है न तो घटना है उसको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे कैसे चलाना है। तो आप दान करना होगा तो कम से कम ही करेंगे, नहीं तो सोचेंगे कि भाई हमको दे दो, कुछ रुपया हम लेंगे और अपने आपको एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करके FDI करा देंगे बैंक में, मजे मजे हो जाएगा। तो ये थोड़ा ये लाइफ अलग है, बट केमिस्ट्री अलग है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना लेगा 288। अष्टक पूरा हो गया, यानी कि किसी से 1 रुपये उधार लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋण चार्ज, और ऋण चार्ज आ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वही हमारा समझाया गया है। इसको फिगर वाइज आप स्कूल में पढ़े होंगे और ये क्रिया होती है। तो इतना क्लियर हुआ, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।